So, welcome students. Today we are going to start this amazing chapter that is called Heredity and Evolution. स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। लेकिन स्टूडेंट्स एक छोटी सी वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा, इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा तो आपको याद होना चाहिए। पूरा अच्छे से याद हो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन उसको हल्का हल्का तो आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। और इन केस आपको वो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है स्टूडेंट्स, आप जाके मेरे वीडियोस देखो ना स्टूडेंट्स, यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का। आप टीचर पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप जब चाहो जो चाहो वो पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करो स्टूडेंट्स, एज्यूमिंग कि आपको हल्का हल्का एटलीस्ट वो आता है। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखो दो बड़े इंपॉर्टेंट और भारी भरकम से टर्म्स हैं इस चैप्टर में, हेरिडिटी, इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का, दैट इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हेरिडिटी की। व्हाट इज दिस हेरिडिटी? तो स्टूडेंट्स आपसे ही चालू करते हैं। स्टूडेंट देखो, आप जो हो वो थोड़ा थोड़ा अपनी मम्मी जैसे लगते होगे, थोड़ा थोड़ा अपने पापा जैसे लगते होगे, राइट? होता है ना स्टूडेंट्स, कोई भी नया बच्चा जन्म लेता है तो बात शुरू हो जाती है फैमिली में कि अच्छा मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। तो बच्चे जो होते हैं अपने मम्मी या पापा जैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो दिस इज हेरिडिटी। दिस इज हेरिडिटी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो पहले वाली जनरेशन जैसी होती है, पहले वाले जनरेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ इंसानों के लिए ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे हाथी का बच्चा है जो वो हाथी जैसा लगता है, ठीक है? डॉग का बच्चा है जो है वो डॉग जैसा लगता है, राइट स्टूडेंट्स? तो आप देखो ना, हाथी के बच्चे में की सूर होती है, उसकी ट्रंक होती है, उसकी सूर होती है, उसका कलर ब्लैक होता है। जो पहले जनरेशन का हाथी है उसका भी वही प्रॉपर्टी है, ठीक? तो वैसे डॉग है, डॉग जो बच्चा पैदा हुआ उसके फीचर्स वैसे हैं जैसे पेरेंट डॉग के थे। तो पॉइंट ये है कि जो आने वाली जनरेशन है वो पुरानी जनरेशंस की प्रॉपर्टीज को लेती है। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रही है बात? तो हेरिडिटी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स की हेरिडिटी इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस, इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग से होता है, वो ऑफस्प्रिंग का टेक्निकल टर्म है, राइट? तो पेरेंट से बच्चों में वही प्रॉपर्टी जाती है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन थोड़ी अलग चीज है स्टूडेंट्स, बड़ी भारी भरकम चीज है, लेकिन ये भी अलग है। जैसे स्टूडेंट्स आप ये फोटोग्राफ देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हो क्या हो रहा है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि पहले हम बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे बहुत टाइम लगा लेकिन हमारे बॉडीज में चेंजेस आए और फिर आज का इंसान बना। लेकिन पहले हम जंगलों में रहा करते थे, बंदर के फॉर्म में हुआ करते थे, राइट? आदि मानव हुआ करते थे, राइट? तो पहले ऐसे थे, फिर धीरे धीरे चेंज होकर ऐसे बने, फिर आज का ये ह्यूमन बीइंग है, राइट? और इसे बहुत सालों लग गए स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हुआ, धीरे धीरे ये चेंज हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, एक लिविंग बीइंग है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं और वो एक अलग ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स? तो इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म is developed from an older organism gradually over a long period of time. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको बात? तो दिस इज हेरिडिटी एंड दिस इज इवोल्यूशन। जैसे स्टूडेंट्स अब देखो, दोनों चीजें जो हैं आपको अलग लग रही होंगी कि यार हेरिडिटी अलग है और इवोल्यूशन अलग है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत डीपली लिंक्ड है स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं, समझाता हूं कि कैसे लिंक्ड है और आपको इन दोनों का मतलब भी और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप सपोज करो कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? देखने में अजीब सा आपको ये ऑर्गेनिज्म लग रहा होगा, बट ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है यहाँ पे, बट सपोज करो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये दो ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, ठीक है? तो अकेला ही वो दो ऑफस्प्रिंग्स बना रहा है विदाउट एनी पार्टनर, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ, ठीक है? तो ये दो चिल्ड्रेन आप बोल सकते हो या ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजेनी उसने बनाए स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखो यहां पे रिप्रोडक्शन हुआ। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो चाइल्ड यहां पे प्रोड्यूस हुआ, आप देख सकते हो इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट जैसी है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी आप देखो, एक प्रॉपर्टी ये जो है उसकी वो अलग हो गई पेरेंट से, एक प्रॉपर्टी अलग हो गई, ज्यादातर सेम है बट एक प्रॉपर्टी अलग हो गई।
वैसे आप इसको भी देखोगे तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसकी भी पेरेंट जैसी है, पेरेंट जैसी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसकी जो है आप देखो यहां पे अलग हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज पहले वाले जनरेशन जैसी होती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो वैसे ही जैसे आपकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स जैसी है, ठीक है, आपके 2 आंखें, आपके पेरेंट्स की भी 2 आंखें, आपके 2 कान है, आपके पेरेंट्स के भी 2 कान है, आपके 2 हाथ है, 2 पैर है, आपके पेरेंट्स के भी वैसे, आपके अंदर एक हार्ट है, 2 किडनी है, एक लीवर है, आपके पेरेंट्स के अंदर भी ऐसी है। तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपके पेरेंट्स जैसी है, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, थोड़े डिफरेंसेस। आपका कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके पेरेंट्स से, आपकी आंखें थोड़ी छोटी हो सकती है, पेरेंट्स की थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ा डिफरेंस है, वही हुआ है। ज्यादातर प्रॉपर्टीज आई है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो ऑर्गेनिज्म फर्दर कुछ दिन बाद रिप्रोड्यूस करता है और 2 ऑफस्प्रिंग्स बनाता है, वैसे ये भी रिप्रोड्यूस करता है और 2 ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन आई और आप देख सकते हो इसमें वंस अगेन ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो पेरेंट जैसी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया, हल्का सा, आप देख सकते हो। ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है लेकिन हल्का सा चेंज आ गया है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है लेकिन हल्का सा चेंज आ गया है। इस केस में देख सकते हो कि सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट जैसी है, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, खासकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, खासकर एसेक्सुअल में, ठीक है, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप देखो क्या हो रहा है, समझ में आ रही है आपको बात। वैसे नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, एंड दिस फेनोमेना विल बी कॉल्ड हेरिडिटी। दिस फेनोमेना इज हेरिडिटी, कि नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादातर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो रही है, दैट इज हेरिडिटी, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आई बात। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो हर जनरेशन में थोड़े चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप सोचो बहुत सालों बाद जब बहुत सारे जनरेशन आगे बढ़ गए हैं हम, ठीक है, हजारों साल बाद जब बहुत जनरेशन आगे बढ़ गए तो क्या होगा स्टूडेंट्स। हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आया, वैसे नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और चेंज आएगा, और चेंज चलता ही रहेगा। तो बहुत बाद वाली जनरेशन में इतने चेंजेस आ गए होंगे कि वो फर्स्ट वाली जनरेशन से बहुत अलग लग सकती है, राइट। दिस इज इवोल्यूशन, समझ में आ रही बात। तो बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद की जो जनरेशन है वो इतनी डिफरेंट हो जाएगी पहले वाले से कि दोनों बिल्कुल अलग दिखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वो इवोल्यूशन हो गया है, नया ऑर्गेनिज्म बन गया है। सो दैट इज इवोल्यूशन स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन अलग हैं, बट स्टिल दे आर रिलेटेड। इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक हेडिंग डालना चाहूंगा, दैट इज वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो थोड़ा वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है। अब रिप्रोडक्शन भी जो है वो 2 टाइप का होता है, आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट स्टूडेंट्स। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वी ऑलरेडी नो। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो वेरिएशन होता है हर जनरेशन वो बहुत थोड़ा होता है, स्मॉल वेरिएशंस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स तो जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन में वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो हर जनरेशन में थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन पहले से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप ध्यान रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं। बट द पॉइंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि वेरिएशन तो होती ही है, चाहे सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। और ये जो वेरिएशंस होते हैं हर जनरेशन के बाद, जो वेरिएशंस होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। जैसे आप बैक्टीरिया का एग्जांपल लो स्टूडेंट्स। तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। खैर हमसे तो बहुत पहले से रह रहा है ये अर्थ पे, हमसे तो बहुत ही पहले से रह रहा है, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट पे तब से आज तक जिंदा है स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना वेरिएशन आ गया होगा स्टूडेंट्स, उसकी कितनी जनरेशंस पास हो चुकी होंगी, कितनी जनरेशन पास हो चुकी होंगी। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ गया होगा। इसलिए आज दुनिया में डिफरेंट टाइप के, बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट्स ये अर्थ है, ठीक है, और उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है। और सपोज कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कभी कि एक एस्टेरॉयड जो है अर्थ पे आके गिर जाता है,
हो सकता है ऐसा स्टूडेंट्स, पहले भी पास्ट में हो चुका है तो आगे भी हो सकता है कभी। तो मान लो एक एस्ट्रॉयड आके गिर जाता है और उस एस्ट्रॉयड के गिरने से अर्थ का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल सपोज करो बहुत ज्यादा हो जाता है, अर्थ में बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक, ये सिचुएशन। अब फॉर टाइम बीइंग आप सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, तो आज दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते ना। मान लो ये एक बैक्टीरिया है जिससे कहानी स्टार्ट हुई, उसने 2 बैक्टीरिया को जन्म दिया, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते, फिर ये और बैक्टीरिया बनाते, वो भी एग्जैक्टली सेम होते, वैसे ही चलता रहता। तो दुनिया में जितने बैक्टीरिया होते वो सारे एग्जैक्टली सेम होते अगर वेरिएशन नहीं होता, राइट। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ऐसा ही केस है कि सारे के सारे सेम है और देखते हैं क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, सारे के सारे बैक्टीरिया सेम है तो सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। तो सपोज करो मैं अगर ये बैक्टीरिया की बात करता हूं, अब अगर ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो इस हाई टेम्परेचर को भी झेल गया इस हाई टेम्परेचर को भी, और इस हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह गया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, बाकी बैक्टीरिया का क्या होगा? अगर ये जिंदा रह गया तो बाकी क्या होगा? क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर एक ने ये हाई टेम्परेचर झेल लिया है तो बाकी सब भी झेल लेंगे क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी तो सेम है। तो अगर एक ने झेल लिया तो बाकी भी झेल लेंगे, सबके सब जिंदा रहेंगे, कोई भी नहीं मरेगा इस दुर्घटना में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सपोज करो कि ये जो बैक्टीरिया है वो इस हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, इतने हाई टेम्परेचर को नहीं झेल पा रहा है, वो मर गया, तो बाकियों का क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है, तो अगर ये नहीं झेल पा रहा है तो बाकी भी नहीं झेल पाएंगे, तो ये मर गया तो बाकी भी मर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हो क्या होगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम है, तो अगर एक झेल पा रहा है तो सारे झेल पाएंगे, और अगर एक नहीं झेल पा रहा है तो सारे नहीं झेल पाएंगे। मतलब क्या तो सारे जिंदा रहेंगे इस दुर्घटना के बाद, या फिर सारे के सारे मर जाएंगे। समझ रहे बात को? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट मी राइट दिस डाउन। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं है, अगर कोई वेरिएशन नहीं होता रिप्रोडक्शन में, तो उस केस में सारे बैक्टीरिया सेम होते हैं, तो क्या तो ऑल अलाइव रहेंगे इस इवेंट के बाद, या फिर ऑल डेड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सही, तो सारे जिंदा रहे तब तो ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, सारे बैक्टीरिया जिंदा रहे। लेकिन सारे मर गए तो अच्छी बात नहीं है ना स्टूडेंट, फिर तो बैक्टीरिया दुनिया से खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है, वो सही बात नहीं, ठीक। लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल केस था। अगर जो रियल केस है हम उसकी बात करें जिसमें वेरिएशन है, तो देखते हैं क्या होगा। तो रियल केस में तो हमें पता है कि वेरिएशन है तो सारे बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग टाइप के हैं अर्थ पे, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो इस रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स की, क्योंकि सालों से बहुत वेरिएशन हुआ है और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया बन गए हैं अर्थ पे, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे शायद जो इस हाई टेम्परेचर को झेल लेंगे आराम से, वो हाई टेम्परेचर को आराम से झेल लेंगे, ठीक है, और वो जिंदा रहेंगे। लेकिन सारे बैक्टीरिया ऐसा नहीं झेल पाएंगे क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो मान लो कुछ बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उन्होंने हाई टेम्परेचर झेल लिया, वो जिंदा रहेंगे, लेकिन बाकी मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? ऐसा हो सकता है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इस केस में सम अलाइव सम डेड, कुछ जिंदा रहेंगे और कुछ मर जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो आप देखो कि अगर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि पूरे बैक्टीरिया का दुनिया से सफाया हो जाए, लेकिन क्योंकि वेरिएशन है रिप्रोडक्शन में तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई दुर्घटना होगी भी तो कुछ ही मरेंगे, कुछ तो पक्का जिंदा रहेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पक्का जिंदा रहेंगे, तो बैक्टीरिया इस दुनिया से खत्म हो जाए इसके चांस बहुत ही कम ही होंगे। That's why variation is important for survival of organisms. हम लिख सकते हैं variation in reproduction is vital for survival. Right students? अगर वैसा नहीं होगा तो बहुत हाई चांस हो जाएंगे कि किसी इवेंट में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाए क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सेम ही है। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स वेरिएशंस क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आया होगा इसमें। और वेरिएशन सिर्फ बैक्टीरिया में ही नहीं होते हैं, बैक्टीरिया का केस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लोगे तो उसमें वेरिएशन होंगे। अगर आप एलिफेंट्स ले लो तो दुनिया में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा। आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, ठीक है। और क्यों होगा? वही क्योंकि बहुत जनरेशन से एलिफेंट्स में रिप्रोडक्शन होता रहा है और छोटे छोटे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। वैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो भी हमें बहुत वेरिएशन है, ठीक है। जैसे आप देखो कुछ ह्यूमन बीइंग्स टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप हेयर्स देखो, ठीक है, तो हेयर्स के कलर अलग अलग होते हैं, स्किन का टोन अलग अलग होता है, कुछ लोग थोड़े डार्क होते हैं, कुछ थोड़े
कम डार्क होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लूं तो नोज की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर आपने ध्यान दिया है लोगों को, तो लोगों की अलग अलग टाइप की नोज होती है। किसी की नोज थोड़ी सी फुली हुई होती है, किसी की शार्प होती है, किसी की थोड़ी ट्विस्टेड होती है, अलग अलग टाइप की नोज होती है। आप वीडियो को पॉज करके देखो कैसे अलग अलग टाइप की नोज यहाँ पे दिखाई गई है स्टूडेंट्स। तो ये वेरिएशन है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएशन आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंसानों के जो कान होते हैं, कुछ इंसानों के कान इस टाइप के होते हैं और कुछ के इस टाइप के होते हैं, ठीक है। मेरे किस टाइप के आप देखो, देखो आप समझ पा रहे हो, आप अपने भी चेक करो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, इसमें आप देखो जो ईयर लोब है, आप ध्यान से देखो, वो अटैच्ड नहीं है, जैसे मेरा अटैच्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ईयर लोब है वो बिल्कुल अटैच्ड है फेस से, ठीक है। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं। तो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स में भी बहुत वेरिएशन है स्टूडेंट्स, एंड दीज वेरिएशंस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।